अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है। आज की इस वीडियो में मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा आपको। लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और याद रखना है तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। लेकिन एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। वो कौन सा सेल है? एक सेल आपने नाम सुना होगा, उसको पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर, दैट इज द जायंट अमेबा। क्या है जी? जायंट अमेबा। जायंट अमेबा एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर क्या होता है? ये अब्सेंट होता है। जायंट अमेबा एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अब्सेंट होता है। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन तमाम सेल्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए अगर क्या है तो याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस से नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, पूरे सेल को क्या करता है? ये एनर्जी बना के देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये खुद को रेप्लिकेट करने की पावर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसके पास अपना स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो है मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि जब ये इवॉल्व हुआ था तो ये किसके जरिए, किस जो है मैकेनिज्म के जरिए इवॉल्व हुआ था? बेसिकली जो सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल जो हैं एंडोसाइम्बियोटिक जो है वो एवोल्यूशन के जरिए, एंडोसाइम्बियोटिक मैकेनिज्म के जरिए इवॉल्व हुए हैं। एक सेल ने दूसरे सेल को इनगल्फ कर लिया लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो दूसरे सेल को जब इनगल्फ किया तो उसके अंदर उसका डीएनए भी मौजूद था, तो जिस शक्ल में इसका अपना डीएनए मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। और याद रखना है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर शेप की बात की जाए तो शेप वेरी करती है। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें 3 तरह की शेप्स के जो है माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आते हैं। वेजिकल्स की शेप के नज़र आते हैं, फिलामेंट की शेप के नज़र आते हैं, रॉड शेप में नज़र आते हैं। साइज़ और नंबर्स की बात की जाए तो साइज़ ऑफ नंबर जो है वो वेरी करते हैं सेल टू सेल, सेल की डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि हमारे पास अगर जो है मसल फाइबर सेल की बात की जाए तो मसल फाइबर सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो सेल ज्यादा वर्क करते हैं। तो मसल फाइबर सेल जो हैं वो सेल ज्यादा वर्क करते हैं, इस वजह से उसके अंदर नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो हैं वो ज्यादा होते हैं और साइज उसमें बड़ा होता है। ठीक है। अगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमें 2 डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नजर आता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जस्ट लाइक दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ मौजूद है, कोई इनफोल्डिंग नहीं दे रही, कोई इनफोल्डिंग नहीं दे रही। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इनर मेम्ब्रेन जो है जस्ट लाइक दिस के इस तरह अंदर को इनफोल्डिंग बना रही है। इस अंदर को जो इनफोल्डिंग बना रही है इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनफोल्डिंग बना रही है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं या क्रिस्टा कहते हैं। बेसिकली क्रिस्टा जो है उसकी क्रिस्टी जो है उसकी 2 सर्फेसिस होती हैं, एक आउटर सरफेस होती है, एक इनर सरफेस होती है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम क्रिस्टी का शेप देखते हैं या उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है हमें बहुत कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करता है। कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी क्यों शो करता है? क्योंकि उसमें हाई नंबर ऑफ F1 पार्टिकल, दैट इज द नोब लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस, कि ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें शो करता है। बिल्कुल ये देखें आपने, यहाँ पे मैंने अभी थोड़े ड्रा किए हैं लेकिन इससे ज़्यादा नंबर जो हैं इसके मौजूद होते हैं। तो क्रिस्टी जो है कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है और इसकी इनर सरफेस जो है वो कंटेन करती है नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है कंटेन कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? F1 पार्टिकल्स। उसको हम क्या कह रहे हैं? नोब लाइक स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F1 पार्टिकल? F1 पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेज कहते हैं। एटीपी सिंथेज का मतलब ये एटीपी बनाता है। एडीपी को क्या करता है? उससे रीजनरेशन करता है। एडीपी से रीजनरेट करता है किसको? एटीपी को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एडीपी को से क्या करता है? रीजनरेट करता है। एडीपी से रीजनरेट करता है किसको?
एटीपी को। तो इसका फंक्शन क्या है हमें पहले पता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। मैंने पहले आपको बताया है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को किस शक्ल में, एटीपी की शक्ल में। तो एटीपी बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो F1 पार्टिकल जो है एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, तो वो एटीपी बनाता है, एडीपी से एटीपी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इनर जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इनर मैट्रिक्स जो अंदर वाली जगह है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी बना रहे हैं। एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो उसके लिए जितने भी एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट जो रिक्वायर हैं वो मौजूद होते हैं किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला जो जगह है, अंदर वाली जो जगह है उसको मैट्रिक्स को, उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होने की वजह से हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं। और याद रखना है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज क्या होता है, बेसिकली ये खुद जो है इसमें राइबोसोम भी मौजूद होते हैं, तो ये खुद से अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो खुद से बना सकते हैं। इसको डीएनए पे डिपेंड, जो न्यूक्लियस है या क्रोमोसोम जो है, जो सेल का अपना डीएनए उस पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 100% अपनी नहीं बनाता, ठीक है। इस वजह से हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से हम इसको सेमी ऑटोनोमस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, अपना सवाल पूछें। मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।